नमस्कार दोस्तों, स्वागत। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान जो है बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ए 10 ईयर रोड सेफ्टी प्लान। तो राजस्थान जो है वो देश में भारत में पहला राज्य हो गया है जिसने रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को अपनाया है। ठीक है। और इसमें क्या क्या है, तो इसमें आपको राजस्थान सरकार के द्वारा जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें एक प्रोविजन किया गया है कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस को बनाया जाएगा, जिसमें जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उनकी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। और उसके बाद से उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के द्वारा वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पुलिस पर्सनल को ट्रेन किया जाएगा। और ये इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी एक्सीडेंट डाटाबेस से पुलिस प्रशासन को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि रोड सेफ्टी के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाए। अगर मैं बात करूं कि भारत में रोड एक्सीडेंट कितने होते हैं, तो एक डाटा के अनुसार WHO के एस्टिमेट के अनुसार पर ईयर भारत में लगभग 3 लाख लोग जो है वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और अगर इकोनॉमिक लॉस की बात की जाए तो इससे हमारे इकोनॉमी को 5 से 7% का लॉस होता है, यानी कि जीडीपी के 5 से 7% जो है वो इकोनॉमिक लॉस होता है 3 लाख लोगों के मारे जाने से। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो तमिलनाडु में रिपोर्ट होते हैं। इंडिया जो है वो भारत जो है वो वर्ल्ड में तीसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। पहला है चाइना, दूसरा है यूएसए और तीसरा है भारत। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला खबर है कि यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको घोषित किया है। रिसेंटली यूनेस्को ने 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया है, जिसमें आपको कोलंबिया, इटली, मंगोलिया और कोरिया से इस कोरिया जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया से शामिल है इन बायोस्फीयर रिजर्व में। अब बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक स्थान होता है जो कि यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया जाता है। और इसमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में प्रमोट किया जाता है। इसको जो मैनेज किया जाता है वो मैनेज अंडर यूनेस्को के मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर इसको मैनेज किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी बायो बायो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसके 3 जोन होते हैं। जो कोर जोन होता है, फिर बफर जोन होता है, वो ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन जो होता है उसमें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होता है, यानी कि उसमें किसी भी ह्यूमन का आवागमन नहीं होता है, उसमें स्ट्रिक्ट मनाही होता है। जो बफर जोन होता है उसमें पीपुल और वर्क पीपुल जो रह सकते हैं और वो अपने नेचर के साथ काम कर सकते हैं। एक ट्रांजिशन जोन जो होता है उसमें सस्टेनेबल एक्टिविटी को किया जा सकता है। चलिए अगली खबर है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या है। तो इस संदर्भ में कुछ डाटा है कि अभी तक जो है पूरे वर्ल्ड में 759 रिजर्व जो है वो यूनेस्को के द्वारा बनाए गए हैं। 759 रिजर्व बनाए गए हैं, जो कि टोटल 136 कंट्री में है, जो कि 136 कंट्री में है। और इसमें 24 जो है वो ट्रांस बाउंड्री साइट्स है। भारत की बात की जाए तो भारत में 18 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नीलगिरी रिजर्व जो है वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और लेटेस्ट जो है वो पन्ना रिजर्व है, यानी कि लेटेस्ट लास्टली जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को, जो कि मध्य प्रदेश में है, यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर की श्रेणी में रखा गया था। अगली खबर है कि डिजिटल भारत निधि। तो डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने
ड्राफ्ट रूल जारी किया है टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024, जिसके सेक्शन जो कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 26 और 56 के अंडर इसको जारी किया गया है, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सेक्शन 26 और 56 के अर्जित इसको जारी किया गया है। वो डिजिटल भारत निधि क्या है, तो ये रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को, जो कि 5% लेवी किया जाता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को उनके ग्रॉस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि एजीआर पे 5% चार्ज किया जाता है और उनको ये देना पड़ता है, जिसको हम लोग पहले बोलते थे यूएसओपी यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य क्या है, तो इट एम्स टू एक्सप्लेन टेलीकॉम नेटवर्क्स। इसका उद्देश्य है कि जो अनसर्व्ड एरिया हैं भारत में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां नेटवर्क की कनेक्टिविटी कम है, जहां प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो अपना नेटवर्क नहीं लगाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ कंज्यूमर नहीं है तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो उन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए फंड जो है वो लिया जाता है, जिसको हम लोग पहले करते थे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, और जिसका नाम अब बदल के डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। और ये फंड जो है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि नियुक्त किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक जो है बिडिंग के थ्रू बिडिंग जारी करेगा और उसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये जो है डिजिटल भारत निधि को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या है, तो इसको जो है भारत सरकार के द्वारा 2003 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 में अमेंड करके, यानी कि 1985 के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन करके 2003 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था टेलीकॉम सर्विस को नॉन डिस्क्रिमिनरी मैनर में लोगों तक पहुंचाया जाए, यानी कि जैसे किसी बिना भेदभाव के ग्रामीण और रिमोट एरिया में अफोर्डेबल अफोर्डेबल प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे जो है वो डिजिटल सुविधाओं को वहाँ मुहैया कराया जाए। और ये अटैच ऑफिस, ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का ऑफिस कहाँ है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन इसका ऑफिस आता है। ठीक है, अगली खबर है कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नाबार्ड का, जो कि ट्राइबल लाइवलीहुड यानी कि जनजातीय जनजीवन में उनकी जीविका के संबंध में काम करता है। और ये जो है वो वाडी मॉडल पे आधारित है। वाडी मॉडल जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है विद सपोर्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें नाबार्ड इसको चलाता है और ये वाडी मॉडल पे आधारित होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह की संस्थाओं का कंट्रीब्यूशन होता है। ये प्रोग्राम जो है वो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के थ्रू रन किया जाता है। ठीक, नाबार्ड की बात की जाए तो ये जो है वो मेन रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सिस्टम को, रूरल बैंकिंग यानी कि ग्रामीण स्तर पर जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, मेन रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1982 में 1982 में हुई थी और ये जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और रूरल सेक्शन को देखता है और इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 को पारित किया गया था, यानी कि एक कानून के द्वारा
नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जो कि 1981 में पारित हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। कैसे? तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशन से, ठीक है। तकनीक के संबंध में काम करना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के संबंध में काम करना। अगर मैं बात करूं वाडी मॉडल की, वाडी मॉडल क्या है? तो वाडी जो है वो एक गुजराती वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्चर्ड, यानी कि छोटा सा बागान, छोटा बागान, ठीक है, छोटा बागान, विच इज ए ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम that consists fruit tree suitable to the area। ये जो है वो एक छोटा बागान होता है। इसमें क्या है, एक साथ दो फसलों का खेती, दो फसलों की खेती की जाती है। जैसे मान लीजिए आप लीची उगा रहे हैं, तो उसके साथ आप आम उगा दिए, ठीक है। तो विच फॉरेस्ट्री स्पीसीज, जो जंगली जो पौधे होते हैं, उनको जो उनका जो एरिया होता है, जैसे जो खेती का एरिया होता है ट्राइबल कम्युनिटी में, उस एरिया के अकॉर्डिंग एक से अधिक फसलों को एक साथ रोपने के लिए ये वाड़ी मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक स्मॉल बागान के रूप में होता है। इसमें मिनिमाइज बायोलॉजिकल एंड मार्केटिंग रिस्क को कम किया जाता है, यानी कि इस मॉडल से बायोलॉजिकल रिस्क जो है वो कम होता है। ईच बॉडी प्लॉट टाइपिकली कवर्स 1 एकड़ पर फाइनेंशियल बेनिफिशियरी, यानी कि इस वाडी मॉडल में जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है वही शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक रूप से उनको सशक्त करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके जीवन को सुधारना, वुमेन्स एम्पावरमेंट इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, महिलाओं को सशक्त करना, ठीक है। अगर मैं ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात करूं, तो ये जो है वो इम्प्लीमेंटेड वाडी मॉडल, ये वाडी मॉडल जब लागू किया गया था, तो इसको लागू करने के लिए ट्राइबल डेवलपमेंट फंड को लाया गया था। और ये जो है नेशनल और इंटरनेशनल रूप से जो है एजेंसियों से पैसे इसमें आते हैं। नाबार्ड जो है उसने TDF यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की स्थापना 2003 और 4 में की थी, जिसमें इनिशियल फंडिंग था 50 करोड़, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट अमॉन्ग ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी में संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना। अभी वर्तमान समय में मई 2024 में TDF यानी कि ट्राइबल डेवलपमेंट फंड में कुल 1171.19 करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं, अगली खबर जो है वो कॉम कॉपर S100। ये जो है अभी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो ऑस्ट्रिया, रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पे हैं। तो ये ऑस्ट्रिया के द्वारा ये जो है एक व्हीकल है, ऑस्ट्रियन अनमैन एरियल व्हीकल है, जो कि रोटरक्राफ्ट डिजाइन में बनाया गया है, रोटरक्राफ्ट डिजाइन में इसको बनाया गया है। और ये जो है वो एक एयरक्राफ्ट है, अनमैन व्हीकल एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑस्ट्रिया की कंपनी सीबेल के द्वारा बनाया गया है। और ये 2003 और 4 से ये कंपनी इसका प्रोडक्शन कर रही है। इसकी अगर फीचर की बात की जाए, तो ये जो है आपको 200 kg वेट ऑफ वेट जो है वो 200 kg के 6 घंटे तक 200 kg वेट को वो अपलिफ्ट कर सकता है, ठीक है। इट हैज़ मैक्सिमम स्पीड 220 किलोमीटर की स्पीड है इसकी। और इसका जो सेलिंग ऑफ है वो 5500 मीटर है। ये हैवी फ्यूल इंजन को कैरी करता है, मल्टीपल पेलोड इसमें मौजूद होता है, सर्विलांस सिस्टम होता है। मैक्सिमम इसका पेलोड कैपेसिटी जो होता है वो 50 kg होता है, ठीक है, 50 kg होता है। नो प्रिपेयर्ड, ये कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। डे एंड नाइट, यानी कि कभी भी लॉन्च हो सकता है। और एक्स अंडर एडवर्स वेदर कंडीशन, मतलब कितने भी ख़राब मौसम हो इसको हम तुरंत एक्टिव कर सकते हैं। यो S100 नेविगेट ऑटोमेटिकली वाया प्री प्रोग्राम GPS, ये जो है वो GPS के थ्रू
इसको हम लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ये मिशन जो है प्लान एंड कंट्रोल बाय सिंपल पॉइंट एंड क्लिक ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ये जो है सिंपली क्या है, एक एयरक्राफ्ट है जो कि अनमैन्ड व्हीकल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और ये रोटर क्राफ्ट डिजाइन पे ऑस्ट्रेलिया है और आधारित है, और ऑस्ट्रिया की कंपनी जो है सीबेल, इसके द्वारा ये निर्माण किया गया है, और ये भारत इसको लेने के लिए डील करने वाला है, ठीक है। तो रोटर क्राफ्ट क्या है? रोटर क्राफ्ट जो है वो टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है डेट यूज रोटरी विंग्स, जो कि रोटरी विंग्स जो उस पे जो घूमता है चक्की, उसके सहारे ये वो उड़ान भरता है। रोटरी विंग्स रोटेट अराउंड द वर्टिकल मस्ट। ये रोटर क्राफ्ट जो है वो जैसे हेलीकॉप्टर है, वो तो रोटरी विंग्स के थ्रू ही करता है, हैवियर लिफ्ट देयर एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है कि रोटर क्राफ्ट एज सपोर्टेड इन फ्लाइट बाय रिएक्शन ऑफ द एयर ऑन वन और मोर रोटर, ठीक है। अब बात करते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम की, BBPS। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल पेमेंट्स होते हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर हो तो वो आपको भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू ही करना है। यानी कि जैसे आप पेटीएम से करते हैं, फ़ोन पे से करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप जो है वही है, फ़ोन पे, मोबीक्विक, पेज ऐप। तो ये सारे जो ऐप हैं वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं बिल पेमेंट के लिए, जो कि भारत सरकार का, आरबीआई का एक सब्सिडरी है, जो कि एनपीसीआई के द्वारा, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जाता है, रन किया जाता है, जो कि सब्सिडरी है आरबीआई की। ये वन स्टॉप पेमेंट्स प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरऑपरेटिवली एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर बिल पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड करता है, मल्टीपल पेमेंट मोड्स और इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशन को सुनिश्चित करता है। इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि बैंक और नॉन बैंक्स बिल एग्रीगेटर को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। अगली खबर है कि ब्राउन पाल्म सिवेट। रिसेंटली डिस्कवरी कोंगिया ग्रुप ने, जो कि बहुत सारे रेयर ऑल ओल्स और बटरफ्लाई को खोजते हैं, उनकी खोजबीन करते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि ब्राउन पाल्म सिवेट जो है उनको कोनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है। कोनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको ब्राउन पाल्म सिवेट मिला है, जो कि भूरे रंग का एक सिवेट होता है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये इसको जॉर्डन पाल्म सिवेट भी कहा जाता है, और ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और वाइटल इकोलॉजिकल रोल ये जो वहाँ के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ सोलिटरी एंड नॉन टर्नल स्मॉल कार्निवर्स दैट थ्रिव्स द हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोस्टल लॉक के गोवा टू द साउथ टिप ऑफ द वेस्टर्न घाट से लेके वेस्टर्न घाट के दक्षिण भाग तक होता है, और कलकड़ मंदुरई टाइगर रिजर्व के पास तक इसका होता है। मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व के पास तक होता है। ये जो है रेन फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स को कवर करता है 500 से 1300 मीटर। इसकी जो फूड हैबिट्स की बात की जाए तो ये प्रीडोमिनेटली फ्रोगीवर्स का मतलब होता है कि जो वैसा जंतु जो सिर्फ फल खाता है, ठीक है। फॉरेगिंग ओवर ए वाइड रेंज बट हैज स्मॉलेस्ट डाइट रेंज। ये जो है ब्राउन पाल्म सीवेट जो है वो इवन सी IUCN के लिस्ट कंसर्न लिस्ट में है, और इस साइट्स के अपेंडिक्स 3 में शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं कोनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये जो है वो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में मौजूद है। कोनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में मौजूद है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है
जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। द सेंचुरी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कोंकण डैम, जो कि ये कोंकण डैम जो है यहाँ पे इसके सटा, मतलब इससे काफ़ी इसी के कोंकण डैम जो है वो इसी के अंदर है। विच इज़ द लार्जेस्ट डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम है, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है। और ये जो है कोंकण रिवर पे बनाया गया है, यानी कि कोंकण डैम कोंकण रिवर पे बनाया गया है और कोन्या रिवर पे बनाया गया है। कोन्या डैम जो है वो कोन्या रिवर पे बनाया है और कोन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये सटा हुआ है। ठीक है, और ये वाटर रिजर्वियर के लिए यूज किया जाता है। अगर इसकी फ्लोरा की बात की जाए तो इसमें वेजिटेरियन टाइप्स इंक्लूडिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, पर्णपाती, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिलीशियस फॉरेस्ट इंक्लूड ट्री लाइक टिक। यहाँ जो पौधे मिलते हैं उसमें टिक, शीशम हो गया, इन हो गया, विथ डाइवर्स अंडरस्टूड ऑफ स्कर्ब एंड हर्ब्स। यहाँ झाड़ियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि सदाबहार वन पाया जाता है। फौना की बात की जाए तो वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग गौर, इंडियन एलिफेंट, इंडियन लियोपार्ड, स्लोथ बियर्स, सांबर, डियर etc। और ये these are the animals, any animals that subsist totally और primarily on fruit, तो उसको फ्रूट वीवर्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ जो है आपको फल खाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये न्यूज़ में क्यों है, तो इसका जो फर्स्ट फेज है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और ये जो है वो रेडी हो गया है अपने फर्स्ट असाइनमेंट को रिसीव करने के लिए। और ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है, डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका जो लोकेशन है वो विजिंजाम कोस्टल टाउन, जो कि तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। ये जो है 10 नॉटिकल मिल्स जो है वो यूरोपीय और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने के लिए उसके 10 नॉटिकल मिल्स के अधीन ये के अंदर ये है, स्थापित है। और ये 30% ग्लोबल मैरीटाइम कार्गो पैसेज को, मतलब जो एशिया, ईस्ट एशिया और पर्शियन गल्फ है वहाँ से 30% ग्लोबल मैरीटाइम कार्गो पास होता है। तो उसके 10 नॉटिकल मिल्स के अंडर ये जो सी पोर्ट है वो बनाया गया है। ये डेवलप किया गया है लैंडल मॉडल, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, जिसमें DBFOT मॉडल को अपनाया गया है, यानी कि डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर। तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो अडानी पोर्ट के द्वारा। इट इज़ बिल्ड बाय अडानी विजिंजाम पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है अडानी पोर्ट एंड SEJ लिमिटेड, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर है। जो और ये कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुआ था 2015 में। डिजाइन टू प्राइमरी कैटर द ट्रांसशिपमेंट एंड गेटर कंटेनर। ठीक है, इट हैज़ नेचुरल ड्राफ्ट ऑफ 20 मीटर। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंटेनर को अपने पोर्ट पे उतार सकता है, जो कि 30 कंटेनर एक साथ हैंडल कर सकता है। अब बात करते हैं IBM के लॉन्च। जो IBM है उसने कहा कि हम जनरेटिव AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च करेंगे कोची में। ठीक है, तो जनरेटिव AI इनोवेशन सेंटर कोची में लॉन्च करेंगे, ये IBM ने कहा है। और उससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये सेंटर जो है इनोवेशन के थ्रू में बूस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा और स्ट्रेंथ GI एक्सपर्टीज इन इंडिया। तो ये जनरेटिव AI को बूस्ट करने का काम करेगा और कोची में IBM के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। सेंटर जो है वो IBM का इंडिया सॉफ्टवेयर लैब में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की डिस्कशन।
आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।